हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियोज है ईथर का तीसरा वीडियोज है। पहले वीडियो मैंने बनाने की विधि पहले वीडियो मैंने परिचय और वर्गीकरण दे दिया था। दूसरे वीडियो में मैंने इसके ईथर की बनाने की विधि थी जिसमें 5 रिएक्शन थे, पांचों मैंने आपको बता दिए। आज हम पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर की बनाने इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी गुण की बात करें तो रासायनिक गुण, जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण, दो गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? दो गुण। एक होता है आपका भौतिक गुण, ठीक है, और दूसरा होता है आपका रासायनिक गुण। तत्वों के दो ही गुण हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है गुण को प्रॉपर्टीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टीज, जिसमें आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दूसरा क्या आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है। भौतिक गुण में हम क्या देखते हैं? रंग, सबसे पहले देखते हैं हम अवस्था। क्या देखते हैं हम? अवस्था, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे हम रंग, गंध, क्वथनांक, ठीक है। अगर होगा आगे तो भी गलनांक, हिमांक, आपेक्षिक घनत्व, विलेयता। ये सारे टॉपिक जो है हम भौतिक गुण में देखते हैं। एक टॉपिक इसमें छूटा हुआ है, स्वाद। स्वाद में टर्म इसमें है नहीं, डाई एथिल ईथर में, इसलिए मैंने स्वाद वर्ड नहीं डाला है। लेकिन अगर अवस्था की बात कर लें तो आपको पता है कि किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती है, ठोस, द्रव और कौन सी होती है? गैस। तो इसमें जो गुण की बात करें, अवस्था, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जनरली 5 होती है, लेकिन फिलहाल हमको जानने कितनी है? 3। 3 में कौन है? पहला है आपका ठोस, दूसरा होता है आपका द्रव और तीसरा होता है गैस। अब इन्हीं तीनों अवस्थाओं में से कोई एक अवस्था हमारे डाई एथिल ईथर की होगी। तो जो डाई एथिल ईथर की, इस टर्म को मैं अभी हटा बस समझा रहा था कि ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं। और रंग आपको पता है, रंग कोई भी रंग हो सकता है। गंध, स्मेल, उसकी पर्सनल स्मेल हो सकती है, कैसी स्मेल होगी। क्वथनांक, अगर वो जो है द्रव है तो उसका क्वथनांक लिया जाएगा। ठोस होगा तो क्या लिया जाएगा? आपका गलनांक लिया जाएगा। और अगर आपका जो है हिमांक भी लेते हैं, अपेक्षिक घनत्व, उसके वेट कितना है, कितने मतलब आयतन प्रति लीटर, द्रव्यमान बटा आयतन, कितने आयतन में कितना जो है उसकी साइज है। और उसके बाद विलेयता देखते हैं, जल में विलेय है, कार्बनिक विलेय, अखो विलेय है, किसमें विलेय है, इस चीज को हम लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अवस्था की। तो जो हमारा डाई एथिल ईथर है, जिसका फार्मूला C2H5OC2H5 है, इसकी जो अवस्था होती है ये वाष्पशील द्रव होता है। कैसा द्रव होता है? वाष्पशील द्रव होता है। दूसरा सवाल अभी मैं क्लियर करूंगा, वाष्पशील द्रव वर्ड क्यों किया, जब हम जाएंगे क्वथनांक पे तो वही क्लियर कर देगा। रंग इसका जो होता है रंगहीन होता है, यानी कोई भी कलर नहीं होता। गंध इसकी जो होती है वो होती है मीठी गंध। कैसी गंध होती है? मीठी गंध, ठीक है। क्वथनांक इसका 34.2 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 34.5 डिग्री सेल्सियस, 34.5 डिग्री सेल्सियस है। गलनांक और हिमांक नहीं दिया है। आपेक्षिक घनत्व तो कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर जो बता रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे आपेक्षिक घनत्व जो होता है 0.713 है। ये घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व है, ठीक है ना, 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। जब ये अपेक्षिक घनत्व की बात करें तो याद रखिए कि ये वाटर के साथ लेता है। अब वाटर का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 होता है, ठीक है ना। विलेयता की बात करें तो ये जो है जल में अल्प विलेय है। जल में क्या है? अल्प विलेय है। जल में क्या है आपका? अल्प विलेय है। जबकि कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है ना, कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय है। पूर्ण तो संपूर्ण रूप से विलेय है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे ऊपर का, वाष्पशील द्रव की बात कर रहा है। अगर हम रूम टेम्परेचर का जनरली देखा जाए तो केमिस्ट्री भी 25 डिग्री सेल्सियस सात आधा सामान्य ताप और दाब मानती है, पर 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस मानती है, ठीक है। अगर अब हम यहाँ बात करें तो हमारा इस द्रव का क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस है। और हम देखेंगे तो अपने उत्तर प्रदेश में जो चला है 44
45-46 तक गया है। अब की बार टेम्परेचर 42-44-46 आसपास चल रहा था। अब आप हमको बताइए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 34.5 डिग्री सेल्सियस है, हाँ, और अब हमारे यहाँ का जनरल जो टेम्परेचर अगर माना जाए तो 32, 34, 35, 36 इसके आसपास रहता है। तो उस अवस्था में तुरंत किस में बदल जाएगा? वाष्पशील द्रव में, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 34.5 डिग्री सेल्सियस है। रंग इसका कलर, कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। गंध इसका मीठी गंध होती है, और मीठी गंध होती है इसकी स्पेशल होती है। अपेक्षित घनत्व इसका 20 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखिएगा टेम्परेचर क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कणों की दूरी, अगर जो है टेम्परेचर कम करेंगे तो कणों की दूरी क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम टेम्परेचर क्या करें, बढ़ा देंगे तो कणों की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब कणों की दूरी बढ़ेगी, ध्यान समझिएगा, जब कणों की दूरी बढ़ेगी तो उसका घनत्व घटेगा, क्योंकि आयतन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए टेम्परेचर लेके बताता है, और ये बता रहा है कि 20, आप जैसे वही वाटर ले लो 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो 4 डिग्री सेल्सियस उसका मैक्सिमम घनत्व है। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी ये सवाल भी आता है कि जल का अधिकतम घनत्व कितने टेम्परेचर पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अपेक्षित घनत्व यानी वाटर के सापेक्ष इसका जो घनत्व होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे 0.713 होता है। विलेयता की बात कर लें तो ये जल में अल्प विलेय है, लगभग 8%, 0.8 सॉरी 8% विलेय है। कितना परसेंट वाटर में विलेय? 8%। जबकि कार्बनिक विलायकों में ये क्या है? पूर्ण विलेय है। ये सारे हो गए आपके भौतिक गुण, ठीक है। ये सभी आपके क्या है? भौतिक गुण है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक गुण, ठीक है। तो भौतिक गुण में कुछ टर्म्स और हैं। क्या है कि जो डाई एथिल ईथर है ये निश्चेतक का काम करता है, यानी बेहोशी करने का काम करता है, जैसे क्लोरोफॉर्म करता है। लेकिन ये क्लोरोफॉर्म से बेहतर है। पहले क्लोरोफॉर्म यूज होता था, लेकिन अब किसको यूज करने लगे? हम डाई एथिल ईथर का प्रयोग करने लगे हैं, जिसको जो है हम किसके साथ मिलाते हैं? हम इसको, सॉरी, अब इसका ईथर का उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अब इसमें ये पॉइंट नहीं लिखा है किसमें मिलाया जाता है, लेकिन हाँ ये है कि ये निश्चेतक के रूप में अब कार्य किया जाता है, ठीक है। आएगा कभी अगले वीडियो में, शायद कभी भी इस टर्म को तो मैं क्लियर कर ही दूंगा। आगे हम बात करेंगे रासायनिक गुण की। ये टोटल हो गया भौतिक गुण। अब हम पढ़ेंगे किसके गुण के बारे में? रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। हम ये देखते हैं कि ये अगर किसी तत्व के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करेगा, किसी कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा। जिसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है रासायनिक गुण का, किसका गुण का? रासायनिक गुण में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है, पहले ही दहन कर रहा है। क्या कर रहा है? दहन। दहन मतलब जलाया जाएगा, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोई भी चीज किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। और सबसे बड़ी चीज है कंबस्टन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंबस्टन। दहन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट दहन तभी करेगा जब वो किसकी उपस्थिति हो? ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। अदरवाइज वो दहन कर ही नहीं सकता, बिना ऑक्सीजन के दहन हो नहीं सकता। दहन की बात करें तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, क्या? C2H5। क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हम इसको क्या देना है? ऑक्सीजन देना है। क्या देना है भाई? ऑक्सीजन देना है। तो इसमें जितना जो है कार्बन होगा, ठीक है ना, वो सारा किसमें बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। देखते हैं इसमें कार्बन कितना है? 2 2 4 4 कार्बन है, यानी 4 कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ये टर्म है कि जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तब जब उसे पूरा मात्रा में ऑक्सीजन मिले। अगर मात्रा कम दी जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO बनाता है, ठीक है जी। तो ये बन गया C2H5 का होल ट्वाइस O2। अभी O2 की संख्या हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल हम कार्बन को बाहर कर लिए। कार्बन कितने थे हमारे? 2 2 4 4 कार्बन, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब जितने वो हाइड्रोजन होंगे वो सारे किस में बदल जाते हैं? जलवाष्प में, यानी वाटर में बदल जाएंगे। 5 दूना 10 है, तो जाहिर है कि 5 H2O बनेगा। क्यों? क्योंकि 5 दूना 10, ठीक है ना। जितना हाइड्रोजन होगा उसका आधा क्या बनता है? आपका वाटर बनता है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। 4 2 8, 4 दूना 8 है, ऑक्सीजन यहाँ है, 5 है, 8 5 13 है। जबकि यहाँ पे कितना? 1 है, यानी 12 चाहिए। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13 ऑक्सीजन हो गया। ये हो गया हमारा क्या? दहन हो गया। और दहन के रिएक्शन में ये क्या होता है? ज्वलित होता है, ठीक है ना। ये पहला रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, प्रज्वलन,
ठीक, दहन हुआ इसका, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। जितना कार्बन था कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, जितना हाइड्रोजन था उसका आधा किस में बदल गया, आपका वाटर में बदल गया। ठीक है, अब नंबर 2 नंबर रिएक्शन देखते हैं। नंबर 2 रिएक्शन जो कह रहा है आपका ऑक्सोनियम लवण बनाना। कौन सा लवण बनाना? ऑक्सोनियम लवण बनाना। कौन सा लवण बनाएगा भाई? ऑक्सोनियम लवण बनाना। तो इसको देखते हैं हम लोग। जो हमारा ऑक्सोनियम लवण की बात कर रहा है आपसे, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ऑक्सोनियम लवण को समझने से पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है? 8। जब ऑक्सीजन को 8 को तोड़ोगे तो आएगा क्या? 2 6। बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। ऑक्सीजन के बायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 से तो वो बॉन्ड बनाता है और इसके पास लोन पेयर कितने होते हैं? 2। यानी ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता दे सकता है। अब लिखते हैं हम इसके फार्मूले को, C2H5 का होल ट्वाइस O। ठीक है जी, इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 2 है। ठीक है, प्लस हम इसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ? H2SO4 के साथ। ठीक है जी ना। अब यहां समझिएगा H2SO4 को जो है, H2SO4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो H प्लस और HSO4 पे क्या होगा? आपका माइनस होगा। दूसरे स्टेप में जब टूटता है तो एक H प्लस तब अलग करता है, तब SO4 पे डबल माइनस होता है। H प्लस की बात करते हैं हम यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। ये H प्लस वही H प्लस है जिसको प्रोटॉन कहा था रदरफोर्ड ने 1919 में। 1919 में प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने H प्लस को ही क्या नाम दिया था? प्रोटॉन दिया था। तो सवाल ये है कि H प्लस को ही क्यों प्रोटॉन कहा? तो ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो जाहिर है इसके में बायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। के में कितना होगा? इलेक्ट्रॉन, 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना। अब जब वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तभी तो बना वो क्या? H प्लस। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो वो जब 1 इलेक्ट्रॉन निकला तभी इस पे कौन सा चार्ज आया? H प्लस आया। अब जब H प्लस है तो अब बताइए उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 है। इसीलिए इसका नाम प्रोटॉन वर्ड यूज किया था। ठीक है, इसीलिए इसका जो 3 समस्थानिक होते हैं 1s1 1s2 1s3, तो पहले का नाम हम क्या देते हैं? प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो प्रोटोनियम इसीलिए कहा गया क्योंकि उसमें क्या होता है? सिर्फ ओनली प्रोटॉन होता है। यानी अब इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, रदरफोर्ड ने H प्लस को ही क्या कहा था? प्रोटॉन कहा था। अब ध्यान दीजिएगा, H को स्टेबल होने के लिए, अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, अस्थायित्व लेने के लिए एक लोन पेयर की जरूरत होगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा उसे। ठीक है ना। तो जैसे अगर उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, यानी C2H5 का होल ट्वाइस O हाइड्रो एक लोन पेयर उठा के देता है किसको? H प्लस को। ठीक है ना, किसको देता है? H प्लस को। अब इस तीर को समझिएगा, ये जो तीर का निशान है ये डोनर का है, रिसेप्टर का है। किसका है? रिसेप्टर, ग्राही का है। और ये किसका है? दाता का है। रिसेप्टर पोर्शन क्या लेता है? माइनस लेता है, और डोनर पोर्शन क्या लेता है? प्लस लेता है। यानी जो देगा वो प्लस होगा और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या लेगा? माइनस लेगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये प्लस चार्ज किसके पास आ जाए? ऑक्सीजन के पास। यानी जो हमारा कंपाउंड दिखेगा ये इस प्रकार दिखेगा, यानी ये प्लस चार्ज हमारे यहाँ होगा। ठीक है, इस पॉइंट को समझिएगा कि जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन था वो उठा के किसको दे दिया? आपके हाइड्रोजन को दे दिया। तो हाइड्रोजन पे जो प्लस चार्ज था वो तो खत्म हो गया, जो हाइड्रोजन का प्लस चार्ज था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। और वो प्लस चार्ज किस पे आ गया? ऑक्सीजन के पास आ गया। और वो ऑक्सीजन का पूरे कंपाउंड के ऊपर रखते हैं और प्लस पोर्शन से आपका यही निगेटिव पोर्शन इससे जुड़ जाएगा और क्या लिखा जाएगा? SO4 पर माइनस। ये बन जाएगा आपका संकर लवण। क्या बन जाएगा? संकर लवण। अब सवाल आता है कि लवण किसे कहते हैं भाई? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण प्लस जल बनते हैं। लवण में 2 मूलक होते हैं, अम्लीय मूलक होते हैं और क्षारीय मूलक होते हैं। ठीक है ना। जो प्लस पोर्शन होता है वो क्षारीय मूलक होता है, जो निगेटिव पोर्शन होता है वो अम्लीय मूलक होता है। अब इस टर्म्स को थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, चैप्टर बड़ा हो जाएगा, तो फिलहाल हम ये समझते हैं ये कंपाउंड हमारा बनेगा संकर लवण। लवण जो है 3 प्रकार के होते हैं। साधारण लवण, ठीक है ना, उसके बाद जो होता है साधारण लवण का सामान्य लवण, ठीक है, दूसरा आपका होता है द्विक लवण और तीसरा होता है आपका संकर लवण। तीनों में अंतर ये है कि
साधारण लवण भी, सॉरी, सामान्य लवण भी तीन होते हैं। एक तो होता है साधारण लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। उसके बाद द्विक लवण में जैसे आपका फिटकरी का फार्मूला है Al2SO4 इंटू, सॉरी, K2SO4 इंटू L2SO4 का होता है 24H2। ये फिटकरी है, ये द्विक लवण है, दो लवण है इसमें। तो मैं इसे समझा ही देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि संकर लवण बना है, तो संकर लवण को समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअल में क्या होता है, लवण, साल्ट तीन पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं? तीन पार्ट्स में, ठीक है ना। पहला पार्ट होता है सामान्य लवण। कौन सा लवण होता है? सामान्य लवण, ठीक है। दूसरा होता है आपका द्विक लवण। क्या होता है? द्विक लवण। और तीसरा होता है आपका संकर लवण। कौन सा लवण है? संकर। वो शंकर भगवान नहीं, शंकर भगवान में बड़ा सा होता है, ठीक है ना। ये संकर लवण है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सामान्य लवण को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? तीन पार्ट्स में, 1, 2 एंड 3। पहला है आपका साधारण लवण, साधारण लवण, ठीक है ना जी, साधारण लवण। दूसरा है आपका है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। और तीसरा है आपका क्षारीय लवण, ठीक। द्विक लवण जिसमें दो लवण एक साथ हो, जैसे अभी मैंने कहा फिटकरी का फार्मूला देखिए ठीक से, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अगर देखा जाए तो देखिए इसमें कितने लवण है? दो लवण शामिल है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? द्विक लवण बोला गया है। संकर लवण जैसे K4 FeCN6, जो आपने सहसंयोजक लवण पढ़ा होगा, वो होता है जिसमें जो है काउंटर आयन होता है और सेंट्रल मेटल आयन होता है और लिगेंड होता है। इनमें और इसमें क्या अंतर है? इस लवण में क्या अंतर है? सबसे बड़ी चीज है कि आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, फाइनल से पहले वो सब अलग अलग खेलते हैं, सब क्या खेलते हैं? अलग अलग खेलते हैं। इसके अंदर भी वही कैरेक्टर द्विक लवण में, जब ये वाटर में जाता है, अपने विलायक में जाता है, तो सब अलग अलग घूमने लगते हैं। सब क्या लगते हैं? अलग अलग घूमने। K+ अलग घूमता है, SO4 अलग घूमता है, एल्युमिनियम अलग घूमता है, सल्फेट अलग घूम रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो पूरा विलेन का कैरेक्टर ही खो देते हैं। वो अपना प्रदर्शन करता है कि मैं हूं, जैसे चकदे में कहता है कि मैं मारूंगी गोल तो मेरा नाम होगा, तो ऐसे सेम टू सेम होता है। लेकिन इसमें फाइनल मैच है चक दे इंडिया का, यानी पूरी टीम एक साथ खेलती है। ये ब्रेक होती है तो बाकायदे जैसे HCl टूटता है ना, HCl H+ और Cl- में, उसी प्रकार से ये भी टूटता है 4K+ और FeCN6 पे -4, ऐसे टूटता है ये सेम टू सेम उसी की तरह। सामान्य लवण की बात करें, ये दोनों तो क्लियर हो गया होगा। सामान्य लवण की बात करें तो जो साधारण लवण होता है, कौन सी लवण होती है? जो साधारण लवण होता है हमारा, वो सिंपल जैसे NaCl है, जैसे CaCl2 है, ये सब नॉर्मल, जिसमें कोई भी ना H होना चाहिए ना कोई OH होना चाहिए। अगर H की मात्रा ज्यादा होगी तो कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल H डोनर होता है। तो अगर H की मात्रा ज्यादा, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, तो उसमें एक हाइड्रोजन जो बीच में आया है NaHCO3, तो ये अम्लीय लवण है NaHCO3। ये कौन सा लवण है? अम्लीय लवण है। क्षारीय लवण की बात करेंगे तो क्षारीय लवण में क्या आएगा भाई? OH आएगा। क्या आएगा आपका? OH आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया लवण की। हम बात करते हैं संकर लवण की। तो इसमें मैंने कहा जो H धनायन होगा वो ऑक्सीजन का लोन पेयर ले लेगा, और जब लोन पेयर लेगा तो स्ट्रक्चर जो बनेगा क्या बनेगा? C2H5 का होल ट्वाइस O, H पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस, और इसी से कौन जुड़ जाएगा? SO4 माइनस। इसी लवण को बोला जाता है ऑक्सोनियम लवण। कौन सा लवण बोला जाता है? ऑक्सोनियम लवण, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मदाता ऑक्सीजन होता है, इसलिए इस लवण का नाम क्या है? ऑक्सोनियम लवण है, ठीक है जी ना। तो इसको फिर से समझ लीजिए एक बार। C2H5 का होल ट्वाइस O के पास दो लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? दो लोन पेयर है। जब दो लोन पेयर है तो एक लोन पेयर उठा के किसको दे देता है? इसमें से टूटे हुए H+ को दे देता है। किसको दे देता है? H+ को। और यहाँ पे होता है HSO4 माइनस को। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देगा तो ये प्लस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस चार्ज आ गया, और HSO4 पे क्या चला जाएगा? माइनस। इसी प्लस से ये आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और ये जो लवण बनेगा ऑक्सोनियम लवण होगा। अगर इसको और बेहतर समझना है तो एक बार अमोनिया पे हम लोग देख लेते हैं। अमोनियम आयन जैसे होता है NH3 है, ठीक है ना। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 से तो वो बॉन्ड बनाया है, 2 और बचा है, यानी एक लोन पेयर बचा है। कितने बचे? एक लोन पेयर बचा है। जब इसके पास H+ आता है, क्या आता है आपका? H+, तो अपने इलेक्ट्रॉन को ये उठा के दे देता है किसको?
H+ को, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा NaH4 पर प्लस। क्या बनता है भाई? NaH4 पर प्लस बनता है, और इसी प्लस से आप किसी को जोड़ दो, NaH4Cl जोड़ दो आप, नौसादर। समझ में आ रहा है? वो प्लस चार्ज इसी तरह से वो उसमें भी डोनेट करता है, और कौन सा लॉर्ड बनाता है? ऑक्सोनियम लॉर्ड। इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए, मैं रब करूंगा, तीसरे रिएक्शन पे मैं पहुंचता हूं। तो रब करता हूं मैं इसे। जो तीसरा रिएक्शन है वो है डाई एथिल ईथर का जल अपघटन। डाई एथिल ईथर का जल अपघटन, यानी डाई एथिल ईथर को हम वाटर से तोड़ेंगे। किससे तोड़ेंगे? वाटर से। तो मैं फिर से इसका एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा, जिसको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी था, आप उस चीज को समझिएगा। C2H5, ठीक है, O C2H5 लिखा सेम टू सेम तरीके से गया है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम तरीके से लिखा गया। C2H5 का होल ट्वाइस O, या C2H5O C2H5, ठीक है ना, ऐसे ही लिखा गया ये। अब ध्यान दीजिए, इसको हमको किसके साथ तोड़ना है? H2O के साथ। किसके साथ तोड़ना है? H2O के साथ। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 तन होना चाहिए, सांद्र होगा तो वाटर को ही निकाल देगा, जोड़ेगा नहीं। क्या करेगा? वाटर निकाल देगा। इसमें दोनों में यही सेम टू सेम कंडीशन है। अगर सांद्र है तो निर्जलीकरण करता है, वाटर को बाहर निकाल देता है, और तनु है तो वाटर को क्या करता है? ये जोड़ता है। इसका टेम्परेचर नहीं है, उच्च ताप और उच्च दाब है, सॉरी उच्च ताप और उच्च दाब पे। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारा वाटर होता है वो टूटेगा तो क्या टूटेगा? H+OH माइनस में टूटेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बॉन्ड को। ये तीर का मतलब क्या होता है कि इस पे के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। क्या ले लेगा? ऑक्सीजन। तो इसके पास चार्ज हो जाएगा क्या? माइनस, और जो डोनेट किया उसके पास क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है ना? अब बताइए, समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन क्या ले लेगा? माइनस, और C2H5 क्या ले लेगा? प्लस। प्लस पोर्शन पे कौन जाके जुड़ेगा? माइनस, और माइनस पोर्शन पे कौन जाके जुड़ेगा? प्लस। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा माइनस पोर्शन पे होगा, माइनस पोर्शन पे कौन जाके जुड़ेगा? H+ जुड़ेगा, और OH किस पे जाएगा? C2H5 पे। यानी फार्मूला क्या होगा? C2H5OH। क्या होगा आपका? C2H5OH। और ये भी देखिए क्या बनेगा? C2H5OH, यानी दो मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे? एथिल अल्कोहल के बनेंगे। किसके बनेंगे? एथिल अल्कोहल से। यानी डाई एथिल ईथर का जल अपघटन करने से क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है ना जी? तो इसमें तो कुछ स्पेशल था नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रब करके चौथा रिएक्शन आपको बता सकूं। नंबर 4, रिएक्शन नंबर 4। तो रिएक्शन नंबर 4 की बात करें तो इसका जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। सांद्र आ गया, अभी तनु आया था। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। ध्यान समझिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये स्ट्रक्चर आपका सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसको शॉर्टकट में आप क्या लिख सकते हो? H2SO4 प्लस। किसके साथ अभिक्रिया कराना हमको? C2H5O C2H5। ठीक है ना जी? ये आपका क्या है? ये है आपका डाइएथिल ईथर, और ये क्या आपका? सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है ना? अब क्या होगा, इसका जो है हम क्या कराएंगे? रिएक्शन कराते हैं। H2SO4 दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं? दो मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
और गर्म करने पे, क्या करने पे आपका, गर्म करने पे। अगर H2SO4 को थोड़ी देर पहले आप देखे थे तो आपको पता है कि ये क्या देता है, पहले बार में एक H धनायन देता है, क्या देता है, H प्लस और HSO4 माइनस देगा, दो है तो दो देगा, H प्लस और HSO4 माइनस। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं। यहां से ये भी बॉन्ड तोड़वा दीजिए, यहां से ये भी बॉन्ड तोड़वा दीजिए, यानी O पे क्या हो जाएगा, डबल माइनस हो जाएगा, O पे क्या हो जाएगा आपका, डबल माइनस, O पे क्या हो जाएगा भाई, डबल माइनस हो जाएगा। इस डबल माइनस से दोनों प्लस पोर्शन क्या हो जाएंगे आपके, जुड़ जाएंगे, यानी क्या बन जाएगा आपका, वाटर। याद है मैंने कहा था H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, जब सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा तो क्या निकलेगा, वाटर, लेकिन जब तनु आएगा तो क्या होगा, जल का योजन होगा। ठीक है जी, तो अब ये हो गया वाटर आउट। अब क्या बचा, अगर देखेंगे तो अगर ये माइनस लिए हैं तो ये क्या लेगा, प्लस, और ये भी क्या लेगा, प्लस। इस प्लस पोर्शन से एक माइनस और एक प्लस पोर्शन से एक माइनस, दोनों माइनस क्या हो जाएंगे आपके, जुड़ जाएंगे, और बनेगा क्या, C2H5HSO4, कितने बार का, दो बार का। ठीक है जी ना, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए ये एथिल है, ये हाइड्रोजन, और ये क्या है, सल्फेट, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है जी ना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और वाटर क्या होता है आपका, आउट होता है। ठीक है जी ना, अब हम देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें तो कुछ था नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5 है, उसको भी देख लेते हैं। हाइड्रोहाइड्रिक अम्ल से अभिक्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। और अब करते हैं इसे, नंबर 5 रिएक्शन देखते हैं। नंबर 5, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआयडिक या हाइड्रोब्रोमिक, इसको समझाता हूं मैं, नाम बहुत कंफ्यूजन वाला है लेकिन कुछ नहीं है, वो सब जानते हैं आप। देखो, कभी कभी आपने सुना होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अम्ल, कौन सा अम्ल, हाइड्रोजन अम्ल। हाइड्रोजन अम्ल क्या होता है, Cl होता है, HNO3 होता है, ठीक है ना, ये क्या आपके हाइड्रोजन अम्ल है। ठीक है ना, अब अगर आप जो है HBr की बात करें, HI की बात करें, ये भी तो है हाइड्रोजन वाले, इसी को बोलते हैं क्या लिखा है, हाइड्रोआइडिक, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन। आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या बोलते हैं आपको, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसी का दूसरा नाम यहाँ लिखा है हाइड्रोआइडिक या हाइड्रोब्रोमिक, दोनों की बात कर रहा है। यानी अब हमको जो रिएक्शन कराना है वो C2H5 का किसके साथ कराना है, C2H5 OC2H5 का रिएक्शन हमको HI से कराना है, किससे कराना है, HI, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से कराना है, किससे कराना है, हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो बताइए क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन, लुक हियर, HI ब्रेक होगा किसमें, H प्लस और I माइनस में, किसमें ब्रेक होगा, H प्लस और I माइनस में। आप बेहतर जानते हो कि हैलोजन परिवार का जो निगेटिविटी होती है लगभग 3 से ऊपर होता है सबका। ठीक है ना, अब हम यहाँ बात करेंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, तो लगभग 2 होता है, 2.1 होता है, या लगभग 2 होता है, और कार्बन का कितना होता है, 2.5 होता है। ये टूटेगा, और ऑक्सीजन का ये क्या होगा, आपका बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन क्या लेगा आपका, माइनस, ये पोर्शन क्या लेगा आपका, प्लस। जहां माइनस गया है वहां क्या भेज देना है आपको, प्लस भेज देना है, और जहां प्लस गया वहां क्या भेज देना है आपको, माइनस भेज देना है। ठीक है ना जी, तो क्या होगा, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल बनेगा, यानी C2H5OH बनेगा, और जो दूसरा बनेगा C2H5I बनेगा, क्या बनेगा आपका, C2H5I बनेगा। ठीक है जी, समझ में आई है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयोडिक अम्ल से अभिक्रिया, या आप HBr भी लेते, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे C2H5O C2H5 प्लस
HBr लेंगे तो ये भी जो टूटेगा H प्लस और Br किस में टूटेगा, माइनस में, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये माइनस लेगा, ये क्या लेगा, प्लस, प्लस चार्ज माइनस के पास, माइनस किसके पास होगा, प्लस के पास होगा, और ये भी बनाएगा आपका क्या, C2H5OH बनाएगा, C2H5OH बनाएगा प्लस C2H5Br बनाएगा, देख रहे हैं आप, सेम टू सेम C2H5Br बनाएगा। तो ये था हाइड्रोआयडिक अम्ल से अभिक्रिया या हाइड्रोब्रोमिक अम्ल से अभिक्रिया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 6। नंबर 6 नहीं, अभी इसी में रिएक्शन देखना था, तो अगर देख लिया जाए तो अच्छा होगा। मैं इसी में देख लेता हूँ, 2 स्टेप में और रिएक्शन है इसमें, ताकि वो जो आई आप देख रहे हैं ना C2H5OH, इसमें से भी क्या होगा आपका OH आउट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को यहीं से देख लेते हैं हम। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ और यहीं पे देख लेते हैं हम उसको। ये कह रहा है कि हम पूरा बनाते हैं ना, पूरा मतलब ये तो बन गया आपका क्या, C2H5OH प्लस C2H5I। फर्दर क्या होता है आगे, जो हमारा C2H5OH है, कौन है, C2H5OH, ठीक है ना, ये फिर किससे रिएक्ट करता है, HI से। अधिकता होगी जब HI की मात्रा की अधिकता होगी, आप बताइए, ये फिर ब्रेक होगा, H प्लस और I किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है ना। और ये पोर्शन किस में जाएगा भाई, सीधे OH माइनस बाहर करेगा, OH माइनस और H के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। OH जब अलग होता है तो माइनस होता है, और ये क्या होता है आपका प्लस होता है, यानी ब्रेक होगा, C2H5 प्लस और OH किस में जाएगा, माइनस में, ये क्या करेगा, वाटर बनाएगा, और I आके फिर C2H5I से जुड़ जाएगा, यानी बन जाएगा क्या, C2H5I प्लस क्या हो जाएगा आपका, वाटर, क्या हो जाएगा आपका, वाटर। समझ में आ रहा है आपको, सेम टू सेम हुआ है। ये इसमें C2H5I बन गया था, एक एथिल अल्कोहल था, एथिल अल्कोहल से वापस HI ने रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, इसमें क्या हुआ, OH जो H के साथ बॉन्ड बना के वाटर निकल गया, और फिर क्या बन गया आपका, C2H5I बन गया। अब मैं दोनों रिएक्शन को जोड़ूंगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन को मैं ऐड करता हूं, क्या करता हूं मैं, ऐड। आप तो जोड़ना सीख ही गए होंगे मेरे साथ, लेफ्ट और राइट, RHS और LHS, RHS सॉरी LHS और RHS, इधर जो होगा वो इधर भी होगा तो कट जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये इससे कट गया, ठीक है ना। और कोई पोर्शन दोनों तरफ है, मुझे तो नहीं लगता कोई और है, तो नोट करते हैं, ये क्या लिखा है आपका, C2H5O, C2H5, ठीक है ना, प्लस HI दो बार है, यानी 2HI, ठीक। इधर देखिए क्या बचा, दो बनाया आपका क्या, C2H5I प्लस क्या निकला आपका, वाटर, ठीक है जी ना। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है जी ना, रिएक्शन क्या हो गया हमारा, ये हो गया कंप्लीट। कोई डाउट तो है ना, दोनों तरफ जो था उसको मैंने क्रॉस कर दिया, यानी मुझे रिएक्शन में देखने में एथिल अल्कोहल दिखा ही नहीं, एथिल अल्कोहल हमको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एथिल अल्कोहल आया होगा लेकिन है ही नहीं, वो तो गया, कहाँ गया, ठीक है जी ना। तो कुछ लोग होते हैं जो आते हैं, बनते हैं, चले जाते हैं, पता नहीं चलता कि आया था कि नहीं आया था, ठीक है जी ना। तो नंबर 5 रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब नंबर 6 हम पढ़ेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। नंबर 6, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। कोई चीज टफ नहीं होती है, टफ हमारा ब्रेन होता है। जब हमारा ब्रेन समझ ले टफ, क्या कहावत है ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। देखते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस यानी पी, पेंटा मतलब 5, क्लोराइड मतलब Cl, PCl5, ठीक है ना, प्लस C2H5O, C2H5, ठीक है जी ना।
ठीक, तो बढ़ते हैं। ठीक है, तो सब इसे हम करेंगे गर्म। क्या करेंगे? गर्म। क्या होगा? पी 1 2 3 4 5 Cl 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 Cl। ठीक है, इसको देखिए, इसमें क्या करना है, इसको भी ब्रेक करना है और इसको भी ब्रेक करना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जब दोनों तरफ से ब्रेक होगा तो आएगा C2H5 पे क्या आएगा? प्लस आएगा, और O पे आएगा सिंगल माइनस। फिर जब दूसरा C2H5 प्लस होगा तो दूसरा भी क्या होगा आपका? माइनस आएगा। अब ध्यान समझिएगा, ये ब्रेक होगा और ये भी ब्रेक होगा। सब ब्रेक ना करो, दो करना है बस। कितने करने हैं? दो। तो ये जब अलग होगा तो ये होगा आपका Cl माइनस और Cl माइनस। दो Cl माइनस अलग हुए, प्लस पोर्शन पे Cl माइनस, प्लस पोर्शन पे Cl माइनस, यानी क्या हो जाएगा आपका? 2C2H5 Cl हो गया। ठीक है ना, 2C2H5 Cl हो गया। अब आप हमको बताइए, जब का क्लोरीन माइनस लिया है तो फास्फोरस क्या लिया होगा? डबल प्लस। अब इस दो प्लस से कौन आके जुड़ेगा? ऑक्सीजन, और बन जाएगा स्ट्रक्चर क्या? प्लस POCl3। तीन क्लोरीन लास्ट में, दो POCl3, दोनों प्लस से कौन जाके जुड़ गया? ऑक्सीजन जाके जुड़ गया। ठीक है जी ना, तो ये हो गया गेम ओवर। क्या हो गया आपका? एथिल एल्कोहल, सॉरी, डाइएथिल ईथर PCl5 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? 2C2H5Cl प्लस POCl3। ठीक है जी ना, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 रिएक्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नंबर 6 रिएक्शन देखते हैं। सॉरी, 6 तो है ही है, 7 देखना है। कौन सा देखना है? 7। 7 में है क्लोरीन से अभिक्रिया, तो इसको रब करता हूं मैं। नंबर 7, क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे वो दो पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? दो। ठीक, एक तो पढ़ेंगे हम अंधेरे में, चिंता मत करिए, मैं बत्ती नहीं बुझा रहा, रिएक्शन बुझा रहा है। अंधेरे में। दूसरा होगा प्रकाश में। प्रकाश में। आप हेलो एल्केन में देखे थे कि अंधेरे में क्या होगा? सॉरी, उस टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता था और उजाले में तुरंत अपने आप 400 डिग्री सेल्सियस वैसे रिलीज। यहाँ पे देखते हैं पहले फार्मूला C2, सॉरी इसको मैं लिख कैसे रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। मैं C2H5 को लिख रहा हूँ CH3 CH2O CH2 CH3, वही लिखा हुआ है, एथिल अल्कोहल ही है। C2H5 C2H5O किसके साथ अभिक्रिया करानी भैया? Cl2 के साथ। किसके साथ? Cl2 के साथ। किसमें करानी भाई? अंधेरे में। किसमें करानी है? अंधेरे में। तो अंधेरे में कराते हैं तो व्हाट हैपन? Cl दो आएंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन, यहाँ के एक हाइड्रोजन को क्या करेगा? वो एक Cl HCl बना के निकल जाएगा। क्या बना के निकल जाएगा? HCl बना के निकाल दिया। फिर ये Cl क्या हो जाएगा? उसी जगह प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि ये होगा प्रतिस्थापनी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। सब सिंगल बॉन्ड है तो जाहिर है किसी हाइड्रोजन को हटाएगा, तभी Cl को क्या करेगा? जोड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं CH3 CHCl होगा। ठीक है ना, CHCl O CH2 CH3। ठीक है जी, ये हो गया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और उसी की जगह कौन जाके जुड़ गया? दूसरा Cl जुड़ गया। अब इसको एक स्टेप और रिएक्शन कराते हैं। कितना स्टेप? एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसी को। ठीक है, अब इसको वापस हम इसको क्या देते हैं? Cl2 देंगे, तो फिर से क्या निकलेगा? HCl निकलेगा और अब की बार H यहाँ का बाहर करेगा, यानी होगा CH3 CH Cl O CH Cl CH3, ये बनेगा। ठीक है जी, ये कब होगा? अंधेरे में। अब देखते हैं हम प्रकाश में।
प्रकाश तो इजी है, अंधेरे में थोड़ा सा स्टेप लेना था कि पहले इधर के कार्बन के हाइड्रोजन को आउट करेगा, फिर उधर के कार्बन के हाइड्रोजन को आउट करेगा दूसरे रिएक्शन में। तीसरा प्रकाश में देखते हैं। फार्मूला सेम टू सेम, C2, इसको मतलब लिख के ऐसे लिखते हैं, C2H5 का होल ट्वाइस O प्लस Cl2। ठीक है जी। अब इसमें बताइए कितने हाइड्रोजन है? 10, 5 दूना 10, तो 10 तो Cl किसको चाहिए? हाइड्रोजन को चाहिए। अब 10 Cl जहां से वो रिप्लेस करेगा वहां चाहिए, यानी टोटल कितने Cl चाहिए? 20। ठीक है ना, समझ रहे हैं? अब यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो कितने Cl लगे थे इस पे? 2। तो जब हमको जो है 10 हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं तो हमको Cl भी कितने चाहिए? 10 दूना 20, तो 20, 10 दूना 20 हो गया। अब रिप्लेस कर दिए, टोटल माइनस का क्या निकलेगा? 10 HCl निकलेगा। क्या निकलेगा? 10 HCl। और ये जो Cl है सारा यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पुट हो जाएगा और बनेगा आपका C2Cl5 का होल ट्वाइस O। ठीक है जी। तो ये होता है अंधेरे में रिएक्शन, और ये कहाँ होता है? प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया है। ठीक है जी ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा नंबर 8 होगा। अब नंबर 8 रिएक्शन होगा। रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन नंबर 8 का नाम है एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। सबसे बड़ी बात है एसिटिल क्लोराइड क्या होती है। ठीक है ना, एसिटिल का मतलब एसिड, यानी CH3, C पे डबल बॉन्ड O Cl, इसी को क्या बोलते हैं हम? एसिटिल क्लोराइड। तो इसका रिएक्शन किसके साथ करानी है? इसका रिएक्शन कराना हमको डाई एथिल ईथर के साथ करानी है, यानी C2H5O C2H5। ठीक है जी। अब क्या होगा देखते हैं, होना क्या है। ठीक जी, इसको ब्रेक करते हैं ऐसे। ठीक, Cl क्या लेगा आपका? माइनस, कार्बन क्या लेगा? प्लस, यानी CH3C पे डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, और Cl पे क्या होगा? माइनस। इसको भी ब्रेक करते हैं। ठीक, अब जब ब्रेक करेंगे तो ये पोर्शन क्या लेगा आपका? माइनस, और ये पोर्शन क्या लेगा? प्लस, यानी क्या होगा? C2H5O पे माइनस, C2H5 प्लस। माइनस वाले पे कौन जाएगा? प्लस जाएगा, यानी ये पोर्शन जाएगा, और ये किस पे जाएगा? इस पे जाएगा। देखते हैं क्या बनेगा। पहले तो हम इसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है ना, C2H5Cl क्या होगा आपका? C2H5Cl प्लस। अब मैं इस पोर्शन को पहले लिखता हूं। ठीक है ना, यानी CH3CO, क्या लिखना है हमको? CH3CO। ठीक है ना, CH3C, सॉरी O नहीं है ना, सॉरी है ना, CH3CO प्लस चार्ज। अब इस प्लस से कौन सा जुड़ेगा? माइनस पोर्शन, यानी OC2H5। देखिए पहले मैंने लिखा CH3C पे डबल बॉन्ड हो, CH3C पे डबल बॉन्ड हो, और फिर मैंने माइनस पोर्शन बाद में लिखा OC2H5। ठीक है ना, ये हमारा बन गया फॉर्मेट। फॉर्मेट कह रहा हूं, मतलब एस्टर बन गया। क्या बन गया आपका? एस्टर बन गया। ठीक है ना, मेथिल प्रोपोनोएट क्या बना आपका? मेथिल प्रोपोनेट, या एथिल एसीटेट भी कह सकते हैं आप। एथिल एसीटेट नॉर्मल भाषा में, एथिल एसीटेट सामान्य नाम, साधारण नाम, जबकि वैसे इसका नाम होगा मेथिल मेथ एथ प्रोपेनोएट, इसका नाम है, आईपीएसी नाम है मेथिल प्रोपेनोएट। और ये रिएक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। इसको समझते हैं एक बार, थोड़ा सा छोटा सा टर्म। ये जो रिएक्शन होता है ये आपका होगा AlCl3, AlCl3, और कैसा गर्म करेंगे हम इसे?
निर्जल होगा। गर्म करेंगे और किस अवस्था में होगा? निर्जल। कैसा होगा? निर्जल, यानी विदाउट वाटर। ठीक है, अब इसको एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। C2H5O, C2H5O, O ब्रेक करे, चाहे यहाँ से करिए चाहे यहाँ से करिए, जरूरी नहीं मैं नीचे कर रहा हूँ तो नीचे ही होगा, नहीं ऊपर भी कर सकते हैं आप, नीचे भी कर सकते हैं। जब ऊपर करेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा? माइनस होगा, नीचे वाला पोर्शन क्या होगा आपका? प्लस होगा। ठीक है, अब प्लस पोर्शन से कौन जाके जुड़ गया? माइनस पोर्शन जुड़ गया, तो बन गया C2H5Cl। यहाँ पे जब जोड़ा हमने तो बन गया आपका क्या? मेथिल प्रोपोनोएट। अब करता हूँ मैं रिएक्शन नंबर 9 देखता हूँ। तो रिएक्शन नंबर 9, टोटल हमें पढ़ने 11। ठीक है, 9 नंबर रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड को फिर से समझ लेते हैं। एसिटिक अम्ल लेते हैं, क्या लेते हैं? CH3COOH। दूसरा भी होगा क्या? CH3COOH। ये हमारा एसिटिक अम्ल। एनहाइड्राइड का मतलब वाटर निकाल देना है, तो यहाँ से H गायब कर देते, यहाँ से क्या गायब कर देंगे हम? OH। तो यहाँ पे पोर्शन क्या आएगा आपका? माइनस आएगा, क्योंकि ये प्लस गया है। ये OH माइनस जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा आपका? प्लस जाएगा, क्योंकि ये O पे प्लस नहीं है, ये C पे है और ये O पे है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा CH3CO, ये भी क्या होगा? CH3CO, और दोनों किससे जुड़ जाएंगे? O से। इसी का नाम माइनस क्या हो गया आपका? वाटर। इसी का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया किसके साथ करानी है हमको? करानी है डाइएथिल ईथर के साथ, तो कराते हैं। तो ये हो गया हमारा C2H5O, C2H5 प्लस किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी CH3C। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट तो है नहीं, CH3। ठीक है जी ना। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा, सेम टू सेम। इसमें भी क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन क्या लेगा आपका? माइनस लेगा, और ये पोर्शन क्या लेगा आपका? प्लस। ये पोर्शन माइनस लेगा और ये पोर्शन क्या लेगा? प्लस। ठीक है ना। तो क्या होगा? एक्चुअल हैपन, देखिए C2H5O पे माइनस होगा और C2H5 पे क्या होगा आपका? प्लस होगा। इसमें देखिए आपका CH3 C पे डबल बॉन्ड O पे क्या होगा आपका? माइनस, और CH3CO पे क्या होगा आपका? प्लस। तो प्लस को माइनस से जोड़ना है, माइनस को किससे जोड़ना है आपको? प्लस को। तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं इस पोर्शन को। तो पहले क्या लिखा जाएगा? CH3 CH3, फिर क्या लिखा जाएगा? CO। ठीक है ना, और इस पे लगा हुआ है प्लस चार्ज, तो प्लस के बाद माइनस, यानी O C2H5। ठीक है ना, ये लगेगा। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो रिएक्शन में हुआ था वही यहाँ भी हो रहा है। अगर आप देखें तो CH3CO प्लस चार्ज, अब प्लस से कौन पोर्शन जुड़ा? माइनस, तो प्लस प्लस पोर्शन मैं पहले लिख रहा हूँ। तो CH3C पे डबल बॉन्ड O है ना। आप अगर कंफ्यूजन है तो इसको ऐसे भी लिख लीजिए। ठीक, सी पे डबल बॉन्ड O लगाया, फिर प्लस चार्ज बना यहाँ पे, इसके सामने हमने क्या लगाया आपका? माइनस पोर्शन O, और O से जुड़ा हुआ है C2H5। ठीक है, तो ये पोर्शन तो हमारा खत्म हो गया, ये दोनों ज्वाइंट हो गए। अब इस पोर्शन को लिखते हैं पहले, उसके बाद किसको लिखेंगे? C2H5 को। तो क्या लिखा जाएगा? प्लस, और CH3 C पे डबल बॉन्ड O, CH3 C पे डबल बॉन्ड O, फिर O और O माइनस पोर्शन से कौन जुड़ रहा है? सॉरी, प्लस पोर्शन जुड़ेगा, यानी जुड़ेगा आपका क्या? C2H5। अगर आप ठीक से देखें तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम बने हैं। आप इसको ट्वाइस का, दो का CH3 C डबल बॉन्ड COO C2H5 ये लिख सकते हैं। इसका भी नाम मेथिल प्रोपोनोएट है। उसमें मेथिल प्रोपोनोएट बना था, लेकिन एक मॉलिक्यूल्स बना था। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 10 है। नंबर 10। तो 10 को कहते हैं बस कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया। कार्बन मोनो ऑक्साइड से अभिक्रिया।
कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड, ऑक्सीजन एक, इसका स्ट्रक्चर होगा सी डबल बॉन्ड ओ और इसके बीच में कौन सा है ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। किसके साथ अभिक्रिया करानी है आपको, C2H5O C2H5, ठीक। क्या होगा तो देखते हैं क्या होता है। ये उपस्थिति में होता है BF3 वाटर, टेम्परेचर इसका है 125 से 180, 125 से 180 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो दाब है 500 एटीएम, 500 एटीएम दाब पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है ना। क्या होगा, चलिए पहले तो हम इसको फ्री कर दें, ठीक है। इसको जब फ्री करेंगे तो इसके कितने बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, दो, क्योंकि इसको दो बॉन्ड चाहिए थे, उन्हें दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और, लेकिन वो था नहीं, इसलिए इससे किसने लिया था, लोन पेयर दिया था, कौन, ऑक्सीजन दिया था, बॉन्ड फ्री हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या करना है, इसी बॉन्ड को ब्रेक करना है, लो ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ओ क्या लेगा माइनस, और ये क्या लेगा आपका प्लस, बस एक को इस पे जोड़ दो, एक को इस पे जोड़ दो, कहानी खत्म। दो बॉन्ड थे, दोनों पे जोड़ना, इस पे प्लस माइनस से मतलब है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन से वैसे भी लोन पेयर लिया था वो। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर देखिएगा, बनेगा आपका, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, C2H5, C2H5, ठीक है ना। इससे जुड़ा हुआ पोर्शन कौन था, O जाके किससे जुड़ेगा, एक कार्बन से, ठीक ना, एक कार्बन से डबल बॉन्ड O जिससे लगा हुआ है, और इसका एक बॉन्ड फ्री किया हमने, और उससे कौन जाके जुड़ेगा, फिर C2H5 जुड़ेगा। अब इसी चीज को समझना है, इसको शॉर्टकट तरीके से क्या लिख सकते हैं हम, C2H5 OCO C2H5, ठीक है ना। लेकिन जो O से पोर्शन जुड़ा होता है उसको पलट के लिखते हैं, यानी C2H5 को इधर लिखना पड़ेगा, इसी को जस्ट यहीं पलट देते हैं हम, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये फिर देखिए तो ये है क्या, C डबल O एस्टर है, क्या आपका एस्टर, इसका नाम है एथिल प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। तो क्या हुआ था भाई, बॉन्ड तोड़ा हमने, सी का जो ये बॉन्ड था उसको मैंने फ्री कर दिया, ठीक है ना। यही तो देखिए सीधे मैंने यहाँ सेट कर दिया, ध्यान से देखिए, मैंने सीधे ले आकर उसको वहां सेट कर दिया, दोनों बॉन्ड को फैला दिया, एक तरफ ओ को साथ जोड़ दिया, दूसरी तरफ इसको जोड़ दिया, बस कंप्लीट, ओके डन। तो 10 हो गया बस। नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर 11, नंबर 11 हाइड्रोपरऑक्साइड के साथ, सॉरी रिएक्शन देखते हैं कौन सा है वो, रिएक्शन है हाइड्रोपरऑक्साइड का बनना। नंबर 11 हाइड्रो पराक्साइड का बनना। तो बनाते हैं हम इसको, सबसे बड़ी चीज हमको जानना है परऑक्साइड क्या होता है। परऑक्साइड होता है ये, दिस इज कॉल्ड परऑक्साइड, ऑक्सीजन दो बॉन्ड दो बॉन्ड दो बॉन्ड, परऑक्साइड। अब हाइड्रो परऑक्साइड क्या होगा, लो हो गया हाइड्रो परऑक्साइड, और हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होगा, लो हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड C2H2। तो हमको ये लेना है, क्या बनाना है हमको, ये। तो हाइड्रो परऑक्साइड बनाते हैं हम लोग। तो हाइड्रो परऑक्साइड का बनना में देखेंगे हम, सबसे पहले हम लेते हैं डाई एथिल ईथर, यानी C2H5O C2H5। मैं इस तरह अब की बार नहीं लिखूंगा मैं, सॉरी, मैं उसी तरह लिखता हूँ, C2H5O C2H5 प्लस क्या लेके आएंगे हम, O2, क्या लेके आएंगे, O2। 25 डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या दिया है आपका, प्रकाश में, किसमें होगा, प्रकाश में। जाहिर है ऑक्सीजन पर, पहले तो हम इसको ऐसे सीधे, परऑक्साइड वर्ड है तो परऑक्साइड पहले बना लेते हैं ना, लो बन गया परऑक्साइड, ठीक है। अब सवाल ये है कि कहाँ जाके कैसे सेट होगा। तो इसमें से अगर इसका रियल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, CH2 CH2 CH3 इधर भी, CH3 इधर भी, यही तो है C2H5। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, इसी हाइड्रोजन को हटाते हैं ताकि एक बॉन्ड फ्री हो जिससे जाके जुड़े, और जब यहाँ से हटाया जाएगा तो एक हाइड्रोजन निकलेगा भी, वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे हो गया COOH। देखिएगा क्या होगा, मैं इस हाइड्रोजन को बाहर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब इस CH को मैं यहाँ से बाहर करूंगा, यहाँ से बाहर करूंगा, ठीक है ना। तो बाहर करके इसको कहाँ भेज दूंगा, यहाँ पे, यानी बच जाएगा क्या, CH3 CH, और इससे जुड़ा हुआ पोर्शन OO, और इससे जुड़ा हुआ H, ठीक है ना। फिर बॉन्ड O बॉन्ड
CH2CH3 हो गया आपका हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बन गया आपका? हाइड्रोपरऑक्साइड। कैसे बना? यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हमने, इसके बाद हमने इसको ले आके यहाँ जोड़ दिया और इसको ले आके यहाँ जोड़ दिया, बन गया OOH O CH2CH3। तो ये हो गया हमारा नंबर 11 ईथर का रासायनिक गुण कंप्लीट। अब ईथर के रासायनिक गुण के बाद अगर हम बात करेंगे तो अब हम देखने जाएंगे क्या? अब हम देखने जाएंगे इसका उपयोग, और उपयोग देखते ही चैप्टर हो जाएगा फिनिश। थोड़ा सा एक शुद्धता का परीक्षण है और छोटा सा काम है, मैं तुरंत दिखा दूंगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो उपयोग की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? डाइएथिल ईथर का उपयोग। तो सबसे पहला नंबर 1, पहला उपयोग इसका है तेल, वसा, रेजिन आदि के विलायक। आपको पता है सब जगह विलायक का काम करता है ईथर। तेल, वसा, रेजिन आदि के विलायक में। नंबर 2, नंबर दूसरा पॉइंट है कि ये जो है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के संश्लेषण में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या भाई आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के संश्लेषण में। अब सवाल ये है कि ये है क्या? तो देखते हैं हम यहाँ पे RMgX को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इसका संश्लेषण होता है किससे? इसका संश्लेषण होता है RX प्लस Mg। X का मतलब हैलोजन। किसकी उपस्थिति में होता है? तो लिखा जाता है वहां पे शुष्क ईथर। अब सवाल ये है कि अगर ईथर नहीं होता तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नहीं बनता। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? डाइएथिल ईथर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, पॉइंट समझ में आ रहा होगा। नंबर 3 इसका उपयोग है शल्य चिकित्सा में, जो अभी थोड़ी देर बताया, निश्चेतक के रूप में होता है। शल्य चिकित्सा, वही शल्य का मतलब होता है सर्जरी में, चिकित्सा में। ठीक है, सवाल ये है शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें कभी कभी अशुद्धि आ जाती है। अशुद्धि आने के बाद जो है फेफड़ों में जलन सी होने लगती है, इसलिए इसकी शुद्धता का परीक्षण हम इसके बाद करेंगे। तो पहले इसको देख लीजिए। इसका उपयोग कहाँ होता है? तेल, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में। नंबर 2 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के संश्लेषण में। नंबर 3 शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। ठीक है जी। सबसे पहले जो है 1945 में डॉक्टर विलियम मार्टन ने इसका प्रयोग किया था निश्चेतक के रूप में। हाँ, क्लोरोफॉर्म की जगह पे विलियम मार्टन। 1945। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। और डॉक्टर विलियम मार्टन ने 1945 में सबसे पहले इसका निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। किसका? डाइएथिल ईथर का। अब हम बात करेंगे क्या? शुद्धता का परीक्षण। शुद्धता का परीक्षण। देखिए, शुद्धता की परीक्षण की बात करें तो जब हम जो विलेन लिया है, हमने क्या लिया है? C2H5O C2H5। तो हम इसमें डालते हैं Ki। क्या डालते हैं? Ki, पोटेशियम आयोडाइड। अगर आयोडीन मुक्त होने लगा, अगर आयोडीन गैस क्या होने लगी? आयोडीन गैस निकलने लगी ईथर से, तो इसका मतलब हाइड्रोपरऑक्साइड, सॉरी, अगर निकलने लगा ईथर, अगर आयोडीन क्या होने लगा? निकलने लगा, इसका मतलब ये क्या बन गया है? अब CH3CHOOH, ठीक है ना जी, OC2H5 अभी बना था हाइड्रोपरऑक्साइड। तो यानी ये हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया है, जो कि नुकसान दे रहा है, क्योंकि अब क्या रिलीज होगा? जब आयोडीन, अगर आयोडीन रिलीज नहीं होगा, यानी C2H5 OC2H5 प्लस Ki, तो आयोडीन अगर रिलीज नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? वो शुद्ध है। क्या है आपका? शुद्ध है।
ठीक है ना। तो ये हो गया आपका शुद्धता का परीक्षण, ईथर चैप्टर हो गया फिनिश। और जो लोग हमारे चैनल पर नए थे प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, हम और आगे आएंगे और बेहतर ढंग से आएंगे। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।